हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो आज है 17 Feb 2021। इसी के साथ हम गिरिराज और दिव्य हिमाचल प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारा सब इंस्पेक्टर का जो बैच है वो भी साथ में चला हुआ है। ये बैच 1 Feb 2021 से स्टार्ट हुआ है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होंगे वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो क्लासेस हैं वो अभी तक रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्टडी मटेरियल सेक्शन में जा करके। और जो अभी तक टेस्ट हुए हैं वो आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगे। टेस्ट और लाइव लेक्चर्स सारे जो अभी तक हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, व्हाट्सएप या कॉल, जो भी आप करना चाहते हैं। शुरू करने से पहले जो भी आप में से नए हैं प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये न्यूज़ 2-3 बार मैंने डिस्कस कर ली है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर विल हेल्प कंप्लीट 605 पेंडिंग प्रोजेक्ट्स। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि जो 605 हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, तो वो अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो अब बढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे कि इसमें सिरमौर का ग्रीन कॉरिडोर, धर्मशाला डबल लेन NH जो मैंने पिछले कल भी डिस्कस कर लिया था, ये धर्मशाला 503 NH पिछले कल मैंने डिस्कस कर लिया। जिनने वो नहीं देखा है प्लीज़ वहाँ पर आप जाकर उसको देख सकते हैं। ही सेड द टोटल फॉरेस्ट लैंड इन्वॉल्व इन ऑल दीज प्रोजेक्ट्स वॉज कितना 685.58 हेक्टेयर। ये आपको याद रखना है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, 685.58 हेक्टेयर। और इसमें क्या था, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट एंड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे हम। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट नोट फॉर हिमाचल प्रोजेक्ट्स। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि हमें अपनी डेवलपमेंट के साथ, अगर हमें इन प्रोजेक्ट्स के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस दी दी है, लेकिन इसके साथ ही हमें जो हमारी इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इसमें इस वाले सेक्शन में कहा गया है। और इसी के साथ दिव्य हिमाचल में यही आर्टिकल कुछ अलग तरीके से कहा गया है कि हिमाचल के हाइडल प्रोजेक्ट बुला सकते हैं उत्तराखंड जैसी त्रासदी। हम डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, ठीक है, इरिगेशन या हाइडल प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं, सॉरी इरिगेशन नहीं, हाइडल प्रोजेक्ट्स जो हम बना रहे हैं उससे यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो सकती है। जैसे कि इस अगले आर्टिकल में ही हमारे है जो किशाऊ डैम प्रोजेक्ट है, किशाऊ डैम प्रोजेक्ट, उसको भी क्लियरेंस मिल गई है और वो भी बनना शुरू हो जाएगा। किशाऊ डैम प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। ये आपको याद रखना है, एक शुक्ला कमेटी, इसलिए मैंने ये आर्टिकल दिया है। शुक्ला कमेटी की रिपोर्ट पर गौर करने की जरूरत है। और जो शुक्ला कमेटी है वो किससे रिलेटेड है? शुक्ला कमेटी, इसने रिपोर्ट दी थी अपनी हाइडल प्रोजेक्ट पर। हाइडल प्रोजेक्ट, इससे क्या क्या नुकसान होंगे हिमाचल प्रदेश को या हमारे इन्वायरमेंट को, क्या क्या क्षति पहुंच सकती है। इन्होंने कुछ मेजर दिए थे कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, या कुछ प्रोजेक्ट जो हैं इन पर काम करना आप बंद कर दीजिए, नहीं तो हिमाचल के लिए ये खतरा बन सकती हैं। जैसे इन्होंने बोला था कि हिमाचल की 4 नदियों का संगम चिनाब पर नहीं बनना चाहिए, जो रावी है रावी पर भी नहीं बनने चाहिए बांध, रावी नदी पर किसी तरह का प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नदी का दायरा ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर देखिए रावी नदी का दायरा जब ज़्यादा बड़ा नहीं है तो जो फ्लो है वो बढ़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर वो अपने मेन स्ट्रीम से बाहर निकल गई नदी तो वो गाँव में नुकसान कर देगी, शहरों में नुकसान कर दी, ठीक है। और चिनाब नदी आपको पता होगा जो इसका प्रवाह है वो बहुत ज़्यादा है, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। सबसे बड़ी बेशक नदी जो सतलुज है, लेकिन अगर वॉल्यूम देखी जाए तो वो किसकी ज़्यादा है, चिनाब रिवर की। तो जो हमारी ऊपरी रिवर है जैसे चिनाब होगी, रावी होगी, इन पर हमें बांध बनाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। लेकिन इस पर कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई है और इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, तो हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रदेश में 3000 मेगावाट के प्रोजेक्ट तुरंत बंद किए जाएं। राज्य में 3000 प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें तुरंत प्रभाव से बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोजेक्ट उच्च पर्वतीय क्षेत्र में बनाए गए हैं। ये आप मेंस में लिख सकते हैं कि इतने जो प्रोजेक्ट्स हैं, 3000 प्रोजेक्ट हैं, ये वो कितने वो हाइट्स पर हैं, जैसे किन्नौर हो गया, लाहौल एंड स्पीति हो गया, चंबा हो गया, किन्नौर,
इस पर ये बने हुए प्रोजेक्ट, तो ये इनको हमें बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, अगर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो वहाँ पर जितने गांव है या जोग्राफिकल कंडीशन है वहाँ की, वो ख़राब हो जाएगी, वो हमारी फ्लोरा एंड फौना दोनों के लिए नुकसानदायक हो जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले मैं बात कर रहा था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट या फॉरेस्ट क्लियरेंस एक्ट, फॉरेस्ट क्लियरेंस जिसकी की सुप्रीम कोर्ट ने अब ये क्लियरेंस दे दी है कि भैया तुम अब प्रोजेक्ट बना लो। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इनेक्टेड फॉर प्रोवाइडिंग अ हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन टू फॉरेस्ट एंड टू रेगुलेट डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड्स फॉर नॉन फॉरेस्ट। स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन कब बनाया गया? 1980 में बनाया गया जी। एज पर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, प्रायर परमिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एसेंशियल फॉर डी रिजर्वेशन डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमें परमिशन है वो पहले चाहिए फॉरेस्ट एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपको कि इंडियन फॉरेस्ट कब आया? 1927। और उसमें जो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारे फॉरेस्ट को डिवाइड किया गया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट, ये कौन से एक्ट के तहत किया गया? तो किसके? 1927 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। तो हम देखेंगे कि ये रिजर्व फॉरेस्ट क्या है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है और विलेज फॉरेस्ट क्या है। फर्स्ट इज रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होगा? द मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट, जहां पर कि जाना बिल्कुल आपका मना है, मतलब से आप वहां पर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, ना आपने लिए आप वहां से कुछ लकड़ियां कर ला सकते हैं। तो वो है रिजर्व फॉरेस्ट। किसके द्वारा घोषित किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इन द फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, लोकल पीपल आर प्रोहिबिटेड अनलेस स्पेसिफिकली अलाउड बाई द फॉरेस्ट ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ सेटलमेंट। रिजर्व फॉरेस्ट समझ आ गया। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या होगा कि आपको थोड़ी सी छूट दी जाएगी, वहां पर ऐसा नहीं होगा कि आपको पूरा रिस्ट्रिक्शन हो, थोड़ी सी छूट दी जाएगी, लेकिन जो विलेज फॉरेस्ट है वहां पर आपको छूट है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज एन एरिया और मास ऑफ लैंड नोटिफाइड अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और द स्टेट फॉरेस्ट एक्ट हैविंग लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। लिमिटेड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होगा यहाँ पर। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के बारे में पहले हम ये जान लेते हैं। अब देखिए क्या होगा। प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट होते हैं आर ऑफन अपग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखिए ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इसको हमने अपग्रेड कर दिया, इसको जैसे आपका फोन अपग्रेड होता है उसी तरह ये अपग्रेड कर दिया हमने, इसको हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया। ठीक है, उसके बाद इसको अपग्रेड करके नेशनल पार्क बना दिया। इस तरह से प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को अपग्रेड किया जा सकता है। अब देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पर हम ले सरिस्कला नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, वॉज डिक्लेयर्ड अ रिजर्व फॉरेस्ट इन 1955। उसके बाद इसको अपग्रेड क्या कर दिया गया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1955। रिजर्व फॉरेस्ट पहले था, उसके बाद क्या कर दिया गया? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को घोषित किया गया 1958 में, और उसके बाद इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 1978 में, और सरिस्कला बिकम अ नेशनल पार्क इन 1992। ठीक है, पहले रिजर्व फॉरेस्ट, फिर इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर टाइगर रिजर्व, और फिर इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया 1992 में। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि दिव्य हिमाचल में आया है कि भगवान रघुनाथ के ने कुल्लू में किया होली का आगाज। ये आपको याद रखना है कि कहाँ पर होली 40 दिन पहले ही मनाई जानी शुरू की जाती है। तो वो कहाँ पर है? कुल्लू में। 40 दिन लगाया जाता है गुलाल, गाए जाते हैं ब्रज के होली गीत। तो 40 दिन पहले ये शुरू हो जाती है, जो कि पिछले कल से शुरू हो गई है 40 दिन। और जो होली है वो कब है? 29 ऑफ मार्च को है, 19 मार्च को है। तो इससे पहले ही होली शुरू की जाती है। कहाँ पर? कुल्लू में। क्वेश्चन आ गया आपको कहीं। नेक्स्ट इज नहीं रहे मंडी के अंतिम राजा। इनका वैसे राज्याभिषेक हुआ था। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि मंडी के जो अंतिम राजा थे वो कौन थे? वो थे जोगिंदर सिंह। लेकिन जिनका राज्याभिषेक किया गया वो कौन है? जोगिंदर सिंह के पुत्र अशोक पाल। ये रिसेंटली आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि अशोक पाल कहाँ से संबंधित है या अशोक पाल कौन थे।
ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा। इससे अभी वाले जो मंडी महोत्सव है, जो मंडी में मंडी शिवरात्रि है, वो बहुत ही फेमस है, तो इस पर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो देवी देवता हैं वो यहाँ पर जाते थे पहले, जो राजा के घर जाएंगे पहले, वहाँ से वो आज्ञा लेंगे, वहाँ पर स्वागत किया जाता है राजा के द्वारा उनका, देवी देवताओं का। तो जो मंडी रियासत है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो मंडी प्रिंसली स्टेट है उसकी स्थापना की थी बाहुसेन ने। इनके भाई थे साहुसेन, तो बाहुसेन का इनके साथ झगड़ा हो गया और वहाँ से भाग गए वो। उन्होंने नींव रखी मंडी रियासत की। ठीक है, याद रखना है मंडी रियासत। मंडी और सुकेत अलग अलग हैं। मंडी रियासत की स्थापना किसने की? बाहुसेन ने। लेकिन जो मंडी सिटी है, जो शहर है, मंडी शहर की स्थापना किसने की है? वो की है अजबर सेन ने 1526। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि मंडी शहर की स्थापना किसने की है? वो की है अजबर सेन ने 1526 ईस्वी में। और जो मंडी का शिवरात्रि मेला है वो भी किसने शुरू किया था? अजबर सेन ने। आप मुझे ये बता दीजिए कि कब से ये शुरू हुआ था, शिवरात्रि जो है, मंडी की शिवरात्रि कब से शुरू हुई थी? ठीक है, नेक्स्ट इज किसाऊ बांध परियोजना। किसाऊ बांध परियोजना क्या है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी क्लियरेंस मिल गई है इसको, किसाऊ बांध को। अब देखिए, ये उत्तराखंड है और ये हिमाचल प्रदेश है, और बीच में यह बांध बनेगा किसाऊ बांध। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसको क्लियरेंस मिल गई एक, और यहाँ पर जितने भी इंजीनियर है, जो एक्सपर्ट्स की टीम है, वो यहाँ पर आ चुकी है, ताकि इस चीज़ का यहाँ पर सर्वेक्षण कर सके वो कि बांध कहाँ पर बनेगा और किस तरीके से बनेगा, क्या क्या यूज़ होगा। तो उसके लिए सारे जो भी टीम है यहाँ पर पहुँच चुकी है। अगर मैं आपको इस चीज़ को मैप में दिखाऊँ तो आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, ये है टोन्स रिवर। ठीक है, इस साइड है जो ये वाला एरिया आपको दिख रहा है, ये है उत्तराखंड। ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है ये है सिरमौर का पार्ट, सिरमौर वाला रीजन, क्योंकि जो टोन्स रिवर है वो यहाँ होकर जाती है बीच में से। टोन्स इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी? यमुना रिवर, जो हिमाचल को सिर्फ टच करते हुए जाती है सिरमौर वाले रीजन को। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, तो जो है वो यहाँ पर बनेगा कहीं पर। ठीक है, जो कसाऊ है वो ये वाला एरिया है कहीं। तो अगर आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है टोन्स रिवर, इन दो के मध्य से जा रही है। ध्यान से देखिए, जब आप मैप पढ़ेंगे तो उनको अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपको जो क्लैरिटी है ज्योग्राफी की वो अच्छे से हो जाए। टोन्स रिवर बीच में, इस साइड उत्तराखंड, और यहाँ पर सिरमौर। ठीक है, यहाँ पर बनेगा मैप। ये लोकेशन आप याद रखें। ज़्यादा दूर देखनी है तो आप देख लीजिए किससे है ये टोन्स रिवर। तो हमने किसाऊ बांध की मैप लोकेशन अभी देख ली है। इसके साथ ही एक स्लाइड रह जाती है कि इसमें क्या है, बांध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि यहाँ पर जो डूबने वाला क्षेत्र है वो कितना है? 2950 हेक्टेयर। और हिमाचल में कितना है? 1498। ठीक है, कुल जो बताया गया है 2950 है। और हिमाचल में आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में कितना जो क्षेत्र इसमें डूब जाएगा इस प्रोजेक्ट के कारण? 1498 हेक्टेयर। जबकि यहाँ पर 8 गांव यहाँ पर खाली करने पड़ेंगे, और वो यहाँ पर इसमें विलय हो जाएंगे 8 गांव। 2011 के मुताबिक पुनर्वास की जाने वाली जनसंख्या उत्तराखंड की 3406 और हिमाचल की 2092 है। ये कुछ महत्वपूर्ण ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने यहाँ पर मकान डूब रहे हैं या कितने संयुक्त परिवारों यहाँ से जाना पड़ेगा। तो जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो आपको याद रखनी है 660 मेगावाट। 660 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाएगी यहाँ से। और बांध की ऊंचाई जो होगी 236 मीटर होगी। कंक्रीट ग्रेविटी डैम है ये। तो बांध के जलाशय से 6 राज्यों की 97,076 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। बांध से सिंचाई भी की जाएगी, इरिगेशन भी की जाएगी। तो आपको इतना याद रखना है कि ये कहाँ पर है, कौन सी परियोजना कहाँ पर है, इसकी जो क्षमता है वो कितनी है और किसके बीच में है ये। ठीक है, छोटे एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है, या बड़े एग्जाम की तब तो आपको इसकी जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो भी देखने पड़ेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट वो भी देखने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कौन सी कमेटी थी वो, उसको भी याद रखना है आपने साथ साथ में। तो इसी के साथ आपने ये भी बता दीजिए कि जो सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा डैम है वो कौन सा है, वो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे कल। थैंक यू।